अभी हमारी उतनी क्षमता है ही नहीं है। जब आपकी क्षमता नहीं है तो आप किसे गुमराह कर रहे हैं? और अगर आपको लगता है आपदा में अवसर है तो एक बार बैन करके देख लीजिए, शायद हम छटपटाएंगे, हम अपने हाथ पैर मारेंगे। मेक इन इंडिया लोकल वोकल के नारे के तहत जो 6 साल में नहीं कर पाए, शायद वो इस आपदा में कर पाए। पर देश की सरकार को वो हिम्मत तो दिखानी होगी ना। आपकी उसमें सोचिएगा उसमें और राय दीजिएगा। अलका लांबा की राय मायने नहीं रखती, ये राय देश की होनी चाहिए कि देश क्या सोचता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फरमान जारी किया है कि उत्तर प्रदेश का जो मजदूर है अब वो उत्तर प्रदेश से बाहर किसी राज्य में नहीं जाएगा। अगर उन्हें कहीं काम करना है, कहीं किसी दूसरे राज्य में काम मिलता है और वो काम करने वहां जाता है, तो वहां की राज्य सरकारों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से इजाजत लेनी होगी। इजाजत के बिना वो उत्तर प्रदेश के किसी भी कामगार मजदूर को काम नहीं दे सकते हैं। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, जो मजदूर कामगार अभी तक उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचा है, अभी वो भटक रहा है, वो फंसा हुआ है देश के कोनों पर, क्या योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, वो वहां काम करता रहे या वो उत्तर प्रदेश लौट आए? ये मैं पूछना चाहती हूं। अगर वो नहीं लौटा तो क्या वहां की सरकारें भी अगर यही फरमान जारी कर दें कि हम भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह अब अपने ही राज्य के कामगार मजदूरों को काम धंधा रोजी रोटी के लिए देंगे और बाहर के नहीं देंगे, तो उस उत्तर प्रदेश के कामगार का क्या होगा जो उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचा, अभी भी किसी न किसी राज्य में फंसा हुआ है या वहीं रहकर काम करना चाहता है, और वहां की सरकार भी आप ही के नक्शे कदम पर यह फरमान जारी कर दे कि नहीं, हम तो अपने अपने राज्यों के मजदूरों को ही काम देंगे, और उन्हें वो कुछ महीने कुछ दिनों के बाद निकलने का फरमान दे देती है, तब क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश 20-23 करोड़ की आबादी है, दिल्ली की आबादी मैं कहूँ मात्र 2 करोड़ है, लेकिन भारत की राजधानी है। दिल्ली का अपना मजदूर नहीं है। खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 75% मजदूर महाराष्ट्र से आया है और 50% जो टोटल मजदूर आए हैं उसमें से 50% दिल्ली से वापस लौटा है। और सिटीज के अंदर अपना मजदूर नहीं होता है। हो सकता है मुंबई का मजदूर महाराष्ट्र के किसी कोने से आ जाए, कलकत्ता का जो कैलकाटा सिटी का मजदूर वो पश्चिम बंगाल के कहीं कोनों से आ जाए, लेकिन दिल्ली का मजदूर अस्पताल, फ्लाईओवर, मेट्रो, स्कूल, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर काम होता है, मजदूर करते हैं, वो तो दिल्ली का मजदूर है ही नहीं हमारे पास इतना, वो तो यूपी से आता था। कल को अरविंद केजरीवाल भी ये फरमान जारी कर दें तो क्या होगा? मत बांटिए मजदूरों को, ये तेरा राज्य मेरा राज्य, तेरा मजदूर मेरा मजदूर, तेरी सीमा मेरी सीमा, तेरा अस्पताल मेरा अस्पताल, तेरा मरीज मेरा मरीज। सरहदों में छोटे छोटे देश बन रहे हैं, मैं देख रही हूँ। भारत के अंदर ही एक देश था, हमारी भाषाएं अलग थी, हमारी खाना पीना, जाति धर्म सब अलग अलग, अनेकता में एकता, एक भारत। लेकिन अब मुझे लग रहा है इस देश के अंदर छोटे छोटे राज्य बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि मैं दिल्ली की सीमाओं को सील कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बाहर के राज्यों के मजदूरों को नहीं आने दूंगा और अपने राज्य के मजदूरों को जाने नहीं दूंगा कहीं पर काम करने के लिए, चाहे उन्हें उत्तर प्रदेश में काम मिले या ना मिले। उसी तरह अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा के हिसार से हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैं, अभी सहारा समय पर डिबेट चल रही थी, संजीव झा बिहार से आते हैं। ये सब लोग बाहर से आकर दिल्ली में राज तो कर सकते हैं, पर दिल्ली के बाहर का गरीब आदमी दिल्ली में आकर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, भारत के सरकार के जो दिल्ली के नहीं भारत सरकार के जो अस्पताल उसमें इलाज नहीं करा सकता। यानी कि राज करने आ सकते हैं बाहर से आप लोग, लेकिन इलाज करवाने गरीब नहीं आ सकता। आप समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों का मैं आपको कहती हूँ, ये संविधान के खिलाफ है,
ये संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। ये आज़ादी देश के हर कामगार, गरीब, मजदूर को है कि वो अपनी क्षमताओं के हिसाब से किसी भी राज्य में जाकर, ये देश सबका है, वो किसी भी राज्य में जाकर जहाँ पर भी उसे काम मिलता हो, उसे अपना न्यूनतम मजदूरी मिलती हो, उसे सम्मान मिलता हो, उसके अधिकारों का हनन ना होता हो, उसके परिवार को अच्छा जीवन मिलता हो, तो उस गरीब कामगार मजदूर का हक है, उसे आप छीन नहीं सकते हैं। अभी मैंने सुना योगी आदित्यनाथ जी के बयान के बाद महाराष्ट्र के राज ठाकरे ने भी बयान दे डाला है कि अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर आपको हमारे मजदूर चाहिए तो आप उत्तर प्रदेश सरकार से इजाज़त लीजिए, तो अब वो कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को भी किसी मजदूर को भी हायर करना है, महाराष्ट्र के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्राइवेट हैं, उनको अगर मजदूरों को हायर करना है तो उन्हें हायर करने से पहले महाराष्ट्र सरकार की इजाज़त लेनी होगी। अगर महाराष्ट्र सरकार इजाज़त नहीं देगी तो मुंबई के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट पे वो काम नहीं कर सकेंगे, उन्हें वहाँ से वापस दौड़ा दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं ये हो क्या रहा है? आप क्षेत्रवाद में, जाति धर्मों में, भाषाओं में बांट देंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये काम राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, किसी को नहीं पता। योगी आदित्यनाथ जी का मैं बयान 25 मई को चेक करिएगा। 25 मई को योगी आदित्यनाथ कहते हैं 25 लाख कामगार उत्तर प्रदेश वापस लौट चुके हैं। उनमें से उन्होंने कहा 75% महाराष्ट्र से जो लौटे हैं वो कोरोना वायरस संक्रमित हैं। साथ में कहते हैं कि दिल्ली से जो मजदूर लौटे हैं उसमें से 50% कोरोना वायरस संक्रमित हैं। आप समझ रहे हो वो क्या कहना चाह रहे हैं? लाखों लोग उत्तर प्रदेश जो पहुंचे हैं, 25 लाख मजदूर, वो कोरोना वायरस संक्रमित है। लेकिन आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। आंकड़े तो बताते हैं कि कुछ हजार ही हैं सिर्फ, और आप कहते हैं कि जो महाराष्ट्र से कामगार लौटा है वो 75%, दिल्ली से जो लौटा है वो 50% संक्रमित है। और अभी मैं अमित मोहन प्रसाद, स्वास्थ्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, अभी उनका न्यूज़ 18 पे बयान सुना है। उन्होंने कहा 11 लाख, योगी आदित्यनाथ कहते हैं 25 लाख, अमित मोहन प्रसाद स्वास्थ्य सचिव कहते हैं 11 लाख पहुंचे। यानी कि कुछ मालूम ही नहीं। 25 और 11 लाख तो ऐसे कहते हैं जैसे 25 और 26 नंबर है। 25 लाख मजदूर, 11 लाख मजदूर में कितना अंतर है? कुछ भी बोल रहे हैं। और उनका ये कहना है कि 11 लाख की हमने जांच में 1000, मात्र 1000 को संक्रमित पाया है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं महाराष्ट्र से आए 75%, दिल्ली से आए 50% कोरोना वायरस संक्रमित है, लाखों संक्रमित है। लेकिन इनके स्वास्थ्य सचिव कहते हैं मात्र 1036 जो है वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। यानी कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है। मैं आप सभी से कहूँगी, एक बहुत खतरनाक खेल गरीब मजदूर के शोषण, अत्याचार, पूंजीपतियों के हाथों में समझौता करना, इन सब के हाथों में शोषण की तरफ बढ़ते हुए हम दिख रहे हैं, मजदूरों का शोषण। इसलिए गरीब मजदूर को कहूँगी, यह हक, यह अधिकार संविधान ने आपको दिया है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। आपको जहाँ पर आपकी क्षमताओं के हिसाब से, आपके सम्मान के हिसाब से, न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से आपको अगर कहीं पे भी काम मिलता है, ये काम आपका हक है। कोई भी राज्य आपको इस काम को लेने से, करने से रोक नहीं सकता। संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं गरीब मजदूरों के इस देश के अंदर। सोचिए इसके ऊपर कि आप यूपी में अगर काम नहीं मिलता, भूखे मर जाइएगा, लेकिन दिल्ली में अगर आपको काम मिलता है तो आपको इजाजत लेनी होगी। उसकी प्रक्रिया क्या है अभी तक तय नहीं है। महामारी चल रही है। ये काम तब अगर होते जब पूरी स्थिरता होती, कोई महामारी नहीं होती, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर चल रही होती, विकास तेजी से रास्ते पर दौड़ रहा होता, हमारी घरेलू जो उत्पादन क्षमता है, तब ये काम किए जाते तो शायद किसी को नहीं झुकता, क्योंकि हर एक को अपने राज्य में काम मिलने की पूरी संभावनाएं थी। लेकिन आज जब महामारी है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, आप कहते हैं हम मजदूरों को रोकेंगे। और अगर इनकी जो सुरक्षा की बात अगर आ रही है, तो क्यों भारत सरकार आगे नहीं आती है? क्यों भारत सरकार सभी राज्यों को कहिए, एक राज्य का काम नहीं है ये, सारे देश के राज्यों को कहिए कि अपने अपने राज्यों में जो कामगार मजदूर है, उनकी जो स्किल है, उनकी जो क्षमताएं हैं, उसके मुताबिक एक रजिस्ट्रेशन अभियान चलाए, ताकि हर राज्य अपने राज्य के कामगार मजदूरों की क्षमता और स्किल के मुताबिक उनको रजिस्टर्ड कर ले।
आपके पास एक आंकड़ा कि आदित्यनाथ जी कहते हैं 25 लाख है, स्वास्थ्य सचिव कहते हैं 11 लाख मजदूर आए, कुछ नहीं पता कितने आए हैं। कोई कहता है हमने 50 लाख मजदूरों को ट्रेन में बिठाकर घर भेज दिया, कोई कहता है 1 करोड़ को भेज दिया, किसी को कुछ नहीं पता, हवा में तीर छोड़े चले जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय सचिव स्तर पर एक नीति, प्लान ऑफ एक्शन बनना चाहिए। देश के कामगार मजदूर अनऑथराइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जिनका कुछ नहीं पता, बिल्कुल उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनके आंकड़े होने चाहिए, उनके आधार से जुड़कर उनको देखा जाना चाहिए कि उनको उनकी स्किल के मुताबिक किसी भी राज्य में देश की सरकार देखे उन्हें काम अगर मिलता हो तो उन्हें काम वहां देना है, आप रोक नहीं सकते हैं। अभी सहारा नेटवर्क समय पर आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, अभी लाइव पर थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐप जारी किया, उस ऐप का कितना फायदा हुआ, कितने कोरोना वायरस पीड़ितों को सुविधाएं मिली, इलाज मिला, नहीं मालूम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो ऐप लॉन्च किया है, संजीव झा इन्हीं के विधायक हैं, मधुबनी बिहार से दिल्ली में आए विधायक हो गए, मनीष सिसोदिया गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आके विधायक हो गए, अरविंद केजरीवाल हिसार से आके हरियाणा के विधायक हो, यहाँ पर मुख्यमंत्री हो गए, राज कर रहे हैं। लेकिन इलाज के लिए सरहदें दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए हैं और एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप को मैं नहीं, सहारा समय के जो एडिटर हैं जिन्होंने उस कार्यक्रम को कर रहे थे, उन्होंने बेनकाब किया। उन्होंने लाइव कार्यक्रम में उस ऐप में जो दिखाया जा रहा था कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 100 से ऊपर कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए बिस्तर खाली है। उन्होंने जब कॉल किया तो उन्हें ये पता लगा बिस्तर खाली नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये ऐप लॉन्च करना, इस ऐप के विज्ञापन और प्रचार पे टीवी पर आके करोड़ों रुपया खर्च करना एक बात है, सच्चाई दूसरी बात है। ऐप पर जब उन्होंने खुद एडिटर ने कॉल किया, हमने नहीं किया, हम अगर करते तो यकीनन आप विश्वास नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए था, हम पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन एडिटर ने जब फोन किया तो पाया गया कि जो बिस्तर खाली ऐप में दिखाए जा रहे हैं कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए, वो खाली नहीं है। नंबर 2, जब उन्होंने कहा हमें एम्बुलेंस की जरूरत है तो उन्होंने एम्बुलेंस देने के बजाय एक नंबर दिया और एडिटर ने दूसरे नंबर पे जब कॉल किया तो पता लगा एम्बुलेंस प्राइवेट से मंगाई जाएगी और उसके लिए 7,000 रुपये आपको एम्बुलेंस के लिए पे करने होंगे। आप समझ रहे हैं। उसके बाद यहीं तक घड़ी नहीं रुकी, उन्होंने कहा ठीक है हम पे करके 7,000 ले आएंगे पर कोई खर्चा तो नहीं होगा। तो बताया गया कि नहीं, आपको गंगाराम अस्पताल में बिस्तर बेड नहीं है जो ऐप में दिखाए जा रहे हैं, वो उससे हमें नहीं मालूम है, दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, हमारे यहाँ बिस्तर नहीं है। लेकिन अगर आपको सर गंगाराम में अस्पताल में इलाज कराना है तो 5 लाख रुपया कोरोना वायरस पीड़ित को देना होगा। और दिल्ली सरकार दावा करती है इस ऐप के माध्यम से कि कहाँ कहाँ बिस्तर खाली है, मुफ्त इलाज, जल्द इलाज, एम्बुलेंस पहुंचेगी। और जब संजीव झा को ये प्रश्न पूछा गया, आम आदमी पार्टी के विधायक को, सहारा समय नेटवर्क के ऊपर, कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही, उन्होंने कहा हमारा उबर ओला से टाई अप हुआ है, अगर एम्बुलेंस नहीं मिलेगी तो वो एम्बुलेंस का काम करेंगे, वो आपको अस्पताल में पहुंचेंगे। शायद मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के इस विधायक को एम्बुलेंस शब्द के मतलब ही नहीं मालूम है। एम्बुलेंस और एक ओला उबर की आम गाड़ी में अंतर होता है या नहीं होता है? क्या ओला उबर की उस गाड़ी में जिसमें गंभीर पेशेंट को तुरंत एम्बुलेंस में ले जाना था, वो ओला उबर में जब जाएगा तो क्या उसको उसमें ऑक्सीजन मिलेगी? क्या उसमें वेंटिलेटर की अगर जरूरत पड़ गई तो वो रहेगा? क्या उसमें डॉक्टर और नर्स को तुरंत कुछ कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो उसमें रहेगा ना? आप समझिए कितना बड़ा भद्दा मजाक दिल्ली की और केंद्र की सरकारें मिलकर, अगर भारत की राजधानी दिल्ली जहाँ 20,000 से ऊपर कोरोना वायरस पीड़ित पहुंच चुके हैं, अगर यहाँ राजधानी दिल्ली में 2-2 सरकारें चलाती हैं, दोनों अपना अपना ऐप लॉन्च करती हैं, दोनों करोड़ों रुपए विज्ञापन पे लगाती हैं, दोनों रोज टीवी पर आके बड़ी बड़ी बातें करती हैं, अगर यहाँ गुमराह हो रहे हैं तो आप सोच लीजिएगा देश के दूर दूर राज्यों में क्या उस गरीब मजदूर या उस आदमी के साथ हो रहा होगा जो कोरोना वायरस से पीड़ित है। लेकिन इलाज के नाम पर अगर राजधानी में इतना बड़ा खिलवाड़ और धोखा हो सकता है तो उनका क्या हो रहा होगा। मैं अभी एक और जाते जाते बात करती हूँ, भाजपा के मध्य प्रदेश के विधायक है, मैंने ट्वीट किया, आप देख सकते हैं, मैं देखती हूँ उनका नाम आपको बता सकूं। उन्होंने सोनू सूद, कौन है सोनू सूद? बॉलीवुड के सीरियल्स या मूवी में वो स्टार हैं। उन्होंने अपनी क्षमताओं के तहत अपनी जितनी उनकी क्षमता थी पैसे से लोगों को मदद करके उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की और
पता लगता है मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश में भाजपा के अपने खुद के विधायक और सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, लेकिन भाजपा के ये विधायक जो है सोनू सूद को एक लंबी लिस्ट, रीवा मध्य प्रदेश के है, लंबी लिस्ट भेजते हैं कि सोनू जी ये लोग मुंबई में फंसे हुए हैं, इन्हें मुंबई से मध्य प्रदेश रीवा पहुंचाने पे मेरी मदद कीजिए। आप समझ रहे हैं, वो विधायक है, उसकी मध्य प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री उसका, देश का प्रधानमंत्री उसका, रेल मंत्री उनके हैं, देवेंद्र फडणवीस उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, उनके सांसद है। किसी को नहीं लिखते, सोनू सूद को लिखते हैं कि आप रीवा के मजदूरों को घर पहुंचाने में। आप देख रहे हैं कितना बड़ा ढोंग तमाशा चल रहा है कि अपने प्रधानमंत्री को लिखने की बजाय हमारी सुने न सुने, आपकी तो सुनेंगे उम्मीद करते हैं, लेकिन ये ढोंग और ये तमाशा, ये दिखावा पूरी तरह से चल रहा है। मैंने जो प्रश्न उठाए, जो सवाल आज किए हैं, आप उस पर गौर करिएगा, सोचिएगा, अपनी राय बनाइएगा। जब आप अपनी राय बना लें, जो चर्चा मैंने आज की है आपसे, तो प्लीज़ उस राय को अपने अपने तौर तरीकों से सोशल मीडिया पर डालिएगा, ताकि आप क्या सोचते हैं। जो योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को लेकर फरमान जारी किया, या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो सरहद बॉर्डर को, दिल्ली के बॉर्डर को सील करने की बात की है, या इनकी कथनी और करनी और सच्चाइयाँ जो है वो मैंने आपके सामने आज फिर सबूतों के साथ रखी हैं। मैं आपसे कहूँगी, देखिएगा इस मेरे लाइव को दोबारा से, अगर बाद में जुड़े हैं इसे सुनिएगा, अपनी राय बनाइएगा, अपनी राय बनाइएगा, अपनी तरफ से भी जांच करिएगा और छोटे छोटे वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालिएगा, ताकि समय रहते हम इन सरकारों को चेता सकें कि आप जब जब गलत फैसले लेंगे, जब जब गलत निर्णय लेंगे गरीब, मजदूर, किसान या किसी को भी लेकर, तो हम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे। हम विरोध करेंगे और हम उसके आड़े आएंगे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आप अपने घर और परिवार के साथ सुरक्षित रहें। मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।